हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और लास्ट लेक्चर में हमने फरवरी को कुछ आर्टिकल्स को देखे थे, इसमें हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यूट्यूब कैन प्रमोट अस एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, जिनको मदद मिल सकती है इस इन लेक्चर से। एंड आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अबाउट द सीसैट कोर्स, जिसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। सो जो भी पिछले बैच में नहीं आ पाए थे उनको हम इस बैच में ले रहे हैं। एंड द एनरोलमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से बेसिकली कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट 40 जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है ऑन द प्राइस ऑफ 4,999। सो हरी अप एंड एनरोल फॉर द कोर्स। इसमें हम अराउंड 1000+ MCQs प्रैक्टिस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिस शीट्स एज वेल। PYQs भी इसमें कवर होंगे पिछले 6 साल के। तो एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसके बाद आपको सीसैट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। तो इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट ट्रिक सब हम देखेंगे इसमें। सो और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं www.thelaymanway.com। तो वहाँ से आप जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और एनरोलमेंट भी आप वहीं से कर सकते हैं। एंड जो इसके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम सारा टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर करते रहते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहाँ पे हम बाकी मटेरियल्स को भी शेयर करते हैं। इनकी वेब जो हमारी PDFs आती हैं वो भी उसी चैनल पे आती हैं। सो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल। वहाँ पे हम डेली MCQs भी एक डालते हैं हाई क्वालिटी, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी के और पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट मॉडिफाइड एलिफेंट। तो क्या ये मॉडिफाइड एलिफेंट, क्या ये एलिफेंट है? नहीं भाई, ये एलिफेंट नहीं है ये एक हैकिंग ग्रुप है जिसने क्या किया, जिसने जो पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, किनके, इंडियन जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, एकेडमिक्स, लॉयर्स, इनके में कोई डिवाइस प्लांट सी कर दी और इनको स्पाई कर रहे थे बेसिकली, है ना। तो ये इनका हैक कर लिया पर्सनल डिवाइसेस। तो ये ग्रुप जो है उसका नाम है, तो मॉडिफाइड एलिफेंट आ जाए अगर न्यूज़ में कि मॉडिफाइड एलिफेंट हैज़ बीन रिसेंटली न्यूज़ इज़ अ एलिफेंट इज़ अ दिस, एलिफेंट इज़ अ दिस, तो आपको क्या मानना है? हैकिंग ग्रुप। इट इज़ अ हैकिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये एक हैकिंग ग्रुप है, तो ध्यान रखना ये क्या है, हैकिंग ग्रुप है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA के बारे में। तो इस अथॉरिटी को सेक्शन 10 क्लॉज 1 के संदर्भ में बनाया गया था ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। To protect the rights of the consumer by cracking down unfair trade practices, false and misleading advertisements that are detrimental to the interests of the public and consumers। तो जो भी ऐसी कोई false एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ये कर देता है, हमारा प्रोडक्ट 2 दिन में गोरा कर देगा, 3 दिन में काला कर देगा, इस टाइप की चीज़ फॉल्स क्लेम्स होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती हैं, और जो पर्सनैलिटीज़ इनको एंडोर्स करती हैं इन एडवर्टाइजमेंट को, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनके ऊपर भी पेनल्टीज़ के चार्जेस हैं इस एक्ट के थ्रू, है ना। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए आता है क्योंकि जो GSK है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उनका जो सेंसोडाइन वाला टूथपेस्ट आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कुछ डॉक्टर्स। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में ये लीगल नहीं है। आप ओपनली मतलब कोई भी डॉक्टर ओपनली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर सकता। US में होगा बट इंडिया में नहीं है ना। तो एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सेंसोडाइन प्रोडक्ट्स ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर शोड UK बेस्ड डेंटिस्ट रिकमेंडिंग सेंसोडाइन प्रोडक्ट्स, है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर नॉट परमिटेड टू एंडोर्स एनी ड्रग और प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री पब्लिकली अंडर द रिवाइज डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014। तो इसके अंडर उनको परमिशन नहीं है ये करने की, करेक्ट। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है CCPA का, कि भाई हम प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे किसके, कंज्यूमर्स के राइट्स को, ऑब्वियसली। इट विल बी empowered टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इन द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इंस्टीट्यूट कंप्लेंट्स, प्रोसिक्यूशन, ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जैसे मैगी बीच में था, है ना, मैगी को सारे स्टोर से वापस ले लिया गया था क्योंकि उसमें कुछ एडल्ट्रेशन मिला था, करेक्ट। तो ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जितने भी गुड्स गए हैं उन सबको रिकॉल करने की इनके पास अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी है, ताकि हम कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, करेक्ट। and order discontinuation of unfair trade practices and misleading advertisement, impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers और misleading advertisement। तो जो भी ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गलत सी, उनको भी
बेसिकली चार्ज किया जा सकता है इस पर, है ना, पेनल्टी उनको भरनी पड़ेगी। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा एज हेड, है ना, एंड ओनली 2 अदर कमिश्नर्स एज मेंबर्स। तो एक चीफ कमिश्नर होगा और एक 2 कमिश्नर्स होंगे एज मेंबर्स। वन ऑफ हुम विल डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू गुड्स वाइल द अदर विल लुक इनटू द सर्विसेज। तो एक गुड्स को देखेगा और एक सर्विसेज को देखेगा। इस बाद आगे बात करते हैं डॉक्सिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ डॉक्सिंग? तो वर्ड का मीनिंग ही बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है। डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट with a malicious intent that can reveal the person's real identity, making them victims of harassment and cyber attacks। इस टाइप से मतलब आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत इंटेंट के साथ रिवील कर देते हो इंटरनेट पे, है ना, जिसका मिसयूज़ हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डॉक्सिंग। मतलब आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो इंटरनेट पे, है ना, विद अ ईविल इंटेंट। समझ में आ रहा है कि भाई इसका अगर यूज़ हो गया, है ना, तो ख़राब हो जाएगा, उसकी इज्जत ख़राब हो जाएगी, उसको नकार दिया जाएगा, सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर साइबर अटैक्स होने लगते हैं उस पर्टिकुलर महिला के ऊपर या आदमी के ऊपर जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है ना, उसको हम बोलते हैं डॉक्सिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कौन रिलीज़ करता है? EIU। EIU क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो EIU उसको रिलीज़ करता है। 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज़ को ये रैंक करता है। 60 इंडिकेटर्स पे ये सबको एसेस करता है और 5 कैटेगरीज़ हैं इसकी जिसमें ये रैंकिंग करता है। 60 इंडिकेटर्स 5 कैटेगरीज़ में कौन कौन सी हैं? इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज़, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। इन सब 5 कैटेगरीज़ में ये करता है, ठीक है। ईच कंट्री विल बी प्रोवाइडेड विद अ स्कोर ऑफ 0 to 10। 10 सबसे अच्छा होता है, 0 सबसे खराब होता है। बेस्ड ऑन द स्कोर ईच कंट्री इज देन क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ रिजीम सच एज फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी एंड हाइब्रिड रिजाइम एंड अथॉरिटेरियन रिजाइम। तो 4 कैटेगरीज में डेमोक्रेसी को डिवाइड करता है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन रिजाइम, ठीक है। नॉर्वे ने टॉप किया इस इंडेक्स में, उसको फुल डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया। इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 46th इन 2021 इंडेक्स एंड एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.91, ठीक है। इस बात आगे बात करते हैं और मेधराम जतारा फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ होता है? मेधराम जतारा फेस्टिवल ये होता है तेलंगाना में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मेधराम जतारा फेस्टिवल कहाँ होता है? तेलंगाना में। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसमें मदर और डॉटर मिलके जो रूलर्स थे काकाडिया किंगडम के 12वीं सेंचुरी में, उन रूलर्स के जो अनजस्ट लॉज हैं उनके खिलाफ इन्होंने फाइट किया, ठीक है। टू हॉनर द फाइट ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर समाका एंड सरालमा विद द रेनिंग रूलर्स अगेंस्ट एन अनजस्ट लॉ, काकाडिया किंगडम के टाइम, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी ट्राइब ऑर्गेनाइज करती है? कोया ट्राइब ऑर्गेनाइज करती है इन कोलैबोरेशन विद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। ये एक स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। 1996 में इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद कोया ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ मिलता है? सदर्न इंडिया में, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। सदर्न नहीं बोलेंगे, मिडिल पार्ट बोलेंगे, बट हाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का ही एक ये ट्राइब है, कोया ट्राइब। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं? ये कोया लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं, है ना, ऑल्सो नोन एज कोया भाषा एंड इज़ अ मेंबर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। कोयाज होते हैं, दे आर मेनली सेटल्ड कल्टिवेटर्स एंड आर्टिशंस, एक्सपर्टीज इन मेकिंग बैम्बू फर्नीचर इंक्लूडिंग मैट्स फॉर फेंसिंग, डस्ट पैंस, बास्केट्स, ये सब ये लोग बनाते हैं बैम्बू से। दे ग्रो ज्वार, रागी, बाजरा एंड अदर मिलेट्स। तो ये सारी क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अबाउट कोयाला। कोआला क्या है? ये है कोआला, देखो इस टाइप का, मार्सूपियल बोलते हैं इसको, मार्सूपियल तो कोआला क्या है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है। IUCN ने नहीं किया, ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया। IUCN का स्टेटस इसका वल्नरेबल है, ठीक है। तो याद रखना, IUCN इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने खुद के लिए इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है। ये एक मार्सूपियल है विच इज़ अ मैमल विद अ पाउच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो जैसे कंगारू होता है ना, आपने देखा होगा कंगारू के यहाँ एक पाउच होता है जिसमें उनके ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, है ना, तो उसी टाइप का ये भी रहता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही रहता है, मार्सूपियल इसी को बोलते हैं। ये एंडेमिक ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। दे हैव ग्रे फर एंड क्रीम कलर चेस्ट, ये आप देख रहे होगे, ये डायग्राम में आप देख रहे होगे, है ना। क्लॉड फीट होते हैं, परफेक्ट फॉर लिविंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो ये ट्रीज़ की ब्रांचेस में रहते हैं, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है हमको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट करेंगे, है ना उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेंगे, बट उससे पहले, इस एग्रीमेंट के पहले होगा अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। तो होता क्या है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट?
तो फाइनल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना उससे पहले होता है ये। अर्ली हार्वेस्ट इसीलिए बोलते हैं, हार्वेस्ट अभी हुआ नहीं है, अभी फसल हार्वेस्ट नहीं हुई है, उससे पहले का एग्रीमेंट, दैट इज़ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। तो एन इंटरिम और अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट इज यूज टू लिबरलाइज टैरिफ्स ऑन द ट्रेड ऑफ सर्टेन गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट इंडिया इज लाइकली टू सीक ईजियर वीज़ा एक्सेस फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। तो सिर्फ गुड्स नहीं होता है, सर्विसेज के लिए भी हो जाता है। तो ये देखो जैसे इसमें लिखा है ना, कहाँ गया, इज टू लिबरलाइज टेरिफ्स ऑन द सर्टेन गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव FTA चार्ज। तो अभी इसके अंदर इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया क्या करेगा, अपने जो वीज़ा नॉर्म्स हैं, उनके जो वीज़ा नॉर्म्स हैं, मतलब इंडिया के अगर स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना हो तो उसके जो वीज़ा के नॉर्म्स होते हैं उसको थोड़ा लिबरलाइज करेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मार्केट सीख करेगा फॉर वाइन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स which are not produced on a large scale in India. However, Australia would likely not seek the market access for products in dairy, dairy, beef and wheat categories as they are sensitive sectors for India. तो ये dairy, beef और wheat जो sectors हैं ये sensitive part है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं करेगा। बाकी वाइन वगैरह में वो चाहता है कि मार्केट ओपन हो। की इंपोर्ट्स की बात करें, जो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, कोल करते हैं, गोल्ड करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस करते हैं, और एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, डीजल करते हैं, पेट्रोल करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं, ठीक है। ये सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये बहुत पहले से न्यूज़ में है। इसमें क्या क्या हो रहा था, किसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम ड्रोन का यूज़ करके लैंड को मैप करेंगे। तो जो रूरल एरियाज़ में जितनी लैंड है ना, जो किसके नाम पर कौन सी लैंड किसके नाम पर है, वो सारा हम मैप करेंगे ताकि जो अनयूज लैंड है उसको गवर्नमेंट यूज़ कर सके, है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। द स्कीम सीक्स टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन द विलेज will be prepared by states using accurate measurements delivered by drone mapping, ठीक है। These cards will be given to property owners and will be recognized by the Land Revenue Records Department, है ना। तो वहाँ पे ये रजिस्टर होंगे। The updated guidelines will help private companies to prepare a variety of maps without needing approvals from a host of ministries, ठीक है। तो बिना अप्रूवल के ये सब काम होगा, है ना। मैप वैप प्रिपेयर हो जाएगा। बस कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है, ड्रोन के थ्रू हम लैंड मैपिंग करेंगे, बस इतना ही है। इस पूरे जो उसका जिस्ट है वो यही है कि ड्रोन के थ्रू हम लैंड मैपिंग करेंगे ताकि जो लैंड है वो आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन सी लैंड किसकी है। उसके ऊपर उनको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा और बाकी अनयूज लैंड जो है वो गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सके, है ना। ये इसका मकसद है। द एम इज टू मेक इट ईजियर टू यूज ड्रोन्स एंड डेवलप एप्लीकेशंस वाया लोकेशन मैपिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, टेरी ने किया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 2001 से ये ऑर्गेनाइज करता आ रहा है ये वाला इवेंट। इसमें क्या होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इशूज़ कौन कौन से, क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, ग्लोबल कॉमन्स हो गया और रिसोर्स सिक्योरिटी हो गया। ये सारे इशूज़ हम इस समिट में डिस्कस करेंगे। थीम क्या था, टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था समिट का। टेरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको 1974 में एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको रीनेम करके द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया इन 2003। ये रिसर्च कंडक्ट करता है एनर्जी के फील्ड में, एनवायरनमेंट के फील्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में, है ना, फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। समझ में आ गया, ये है टेरी के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और IPO के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ IPO? IPO इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सिंपल भाषा में बता दूं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, जब भी कोई कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स पहली बार प्राइमरी मार्केट में लिस्ट करती है शेयर होल्डर्स के लिए, कि भाई प्राइमरी नहीं मतलब बेसिकली जनता के लिए ओपन कर देती है अपने शेयर्स, मतलब अपने शेयर्स बेचती है ना। तो उसको हम बोलते हैं पहली बार जब मार्केट में आके कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, है ना, उसको हम बोलते हैं शेयर्स के लिए अप्लाई करिए। दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कंपनी के शेयर्स, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत ही सिंपल भाषा में। अभी कौन सी कंपनी का IPO आने वाला है, LIC, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अबाउट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होते हैं ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स? ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब बड़े बड़े उसमें इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। इज अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स दैट इंक्लूड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक्स,
इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स, है ना। तो ये सारे जब इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे आप देख रहे होगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, ये सारे बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। तो इनको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ऑल इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज़, इनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और जो 2 लाख के ऊपर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाई HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जो भी 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट आर कॉल्ड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ में आ गया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन से होते हैं, ये लोग फॉरेन FPIs, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स, ये होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है, केरला में बनाया जाता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन है वुमेन का, मतलब जब सारी वुमेन आके एक साथ, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है मतलब इकट्ठा होना, तो सारी सबसे ज़्यादा वुमेन्स कब एक साथ एक प्लेस पे इकट्ठा होती हैं, वो ये फेस्टिवल में होती हैं, अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल। ठीक है, तो पोंगला का मतलब होता है टू बॉयल ओवर। तो देखो आप इसमें ये बॉयल हो रहा है, दिख रहा है ना, हर किसी बर्तन में बॉयल हो रहा है ना। तो इसका मतलब होता है टू बॉयल ओवर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पुडिंग बनाई जाती है, राइस, जैगरी, कोकोनट और किससे बनाई जाती है, रिचुअल इज इन विच वुमेन प्रिपेयर स्वीट पयासम। इसका नाम होता है स्वीट पयासम, जिसको बनाया जाता है किससे, राइस, जैगरी, कोकोनट, प्लांटेनियंस कुक्ड टुगेदर, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है, राइस, जैगरी और कोकोनट, ये तो होता है। एंड ऑफर इट टू द गॉडेस और भगवती। तो उसके बाद ये प्रसाद बना के, पयासम जो होता है स्वीट डिश, इसको बना के ये लोग ऑफर करते हैं टू अपने गॉडेस भगवती। और जो रिचुअल है ये सिर्फ वुमेन ही परफॉर्म कर सकती हैं, ये ध्यान रखना। अत्तुकल भगवती इज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ कन्नाकी, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द तमिल एपिक सिलापतिकरम। तो इनकी ये सेंट्रल गॉडेस हैं कौन, कन्नाकी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC के बारे में। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कब फाउंड किया गया था, 1969 में। कितने मेंबर स्टेट हैं, 57। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। क्या करती है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, उनकी कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। तो इट स्टेट्स दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स टुगेदर टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। तो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करने के लिए ये मुस्लिम के इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, कुल मिला के सेफगार्ड करती है मुस्लिम इंटरेस्ट को, और कुछ नहीं है। OIC हैज़ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन, इनका परमानेंट डेलीगेशन है। और ऑब्जर्वर स्टेटस किसको किसको मिला हुआ है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रशिया, थाईलैंड, बोस्निया हर्जोविया एंड द अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश सिप्रियट स्टेट, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना कोई ऑब्जर्वर स्टेटस वो भी OIC का तो कोई पूछने ही वाला है। परमानेंट सेक्रेटरीट इसका कहाँ है, जेडा सऊदी अरेबिया में, है ना। मेन चीज़ें याद कर लो, सेक्रेटेरिएट कहाँ है, क्या रिप्रेजेंट करती है वो बॉडी, ये सब याद कर लो। जो वैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जिसमें मेंबर्स कम होते हैं, जैसे GCC हो गया, G10 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, है ना, ये सब में पूछे भी जा सकते हैं। और बाकी G20 हो गया, इन सब के मेंबर पूछे भी जा सकते हैं। अब OIC में बहुत सारे मेंबर हैं, सबको कहाँ रटते फिरोगे, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसने सैंक्शन ग्रांट कर दिया है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाने का, ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। द स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्पेशलाइज्ड नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद NIA एंड विद अदर सेंट्रल एजेंसी। तो NIA के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगी, काम क्या करेगी, टेररिज्म रिलेटेड केसेस को ये देखेगी, है ना, जो NIA को रेफर नहीं होते हैं उन केसेस को ये देखेगी। हेड ऑफ द CID विंग शैल बी द एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ द SIA। तो जो CID विंग के जो हेड होते हैं वो SIA के एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होंगे। SIA हैज़ ऑल्सो बीन एम्पावर्ड टू रजिस्टर एन FIR सुओ मोटो वाइल कीपिंग द TGP एंड जम्मू एंड कश्मीर इन्फॉर्म, TGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्फॉर्म। तो DGP को इन्फॉर्म करके वो FIR और सुओ मोटो केस भी ले सकते हैं। द एक्ट्स विल कम अंडर द परव्यू ऑफ SIA इंक्लूड, जो कौन कौन से एक्ट इसके अंदर आते हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट आता है 1908 का, एंड UAPA एक्ट आता है 1967 का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी। तो अमोनिया NH4 जिसको बोलते हैं वो एक पंजेंट गैस है ना, जो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होती है एग्रीकल्चर में। ग्रीन अमोनिया का क्या मतलब है कि भाई हम जो इसका प्रोसेस है अमोनिया बनाने का उसको हम 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री बनाएंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है उसको हम जनरेट करते हैं कैसे, वाटर को ब्रेक डाउन करके। तो वाटर क्या होता है, H2O होता है ना। H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो
हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल आता है ना, और साथ में ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन आता है, ये जो प्रोसेस से हाइड्रोजन आता है, ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है ना। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैन बी कंबाइंड विद नाइट्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन आई, इसको हम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं और फिर क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, NH4। कहाँ गया ये, हाँ, नाइट्रोजन टू मेक अमोनिया। ग्रीन अमोनिया इज यूज टू स्टोर एनर्जी एंड इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। तो इंडिया जो है वो 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बना देगा बाय 2030। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एम क्या है इस पॉलिसी का कि भाई हम फॉसिल फ्यूल यूसेज को कम करेंगे, पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन का, और ग्रीन अमोनिया के भी पेनिट्रेशन को हम बढ़ाएंगे। बजट में प्राइम मिनिस्टर ने जो पॉलिसी है वो प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद आया था नेशनल, अभी ये आया था, बहुत बार आ चुका है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ना। तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को सेटअप करेंगे ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस कर पाएँ। डिमांड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, जितने भी की सेक्टर से डिमांड है, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरीज हो गया, इन सब से डिमांड को एक साथ लेके फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक मेगा टेंडर निकालेगी, उसमें उसके थ्रू फिर ये जनरेट होगा, है ना। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन पे चार्जेस को वेव ऑफ किया गया अगले 25 साल तक, ताकि इनकरेज कर पाएँ ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। ओपन एक्सेस है, दैट वुड बी ग्रांटेड टू सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया एंड द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट शैल बी गिवन कनेक्टिविटी टू द ग्रिड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सिंपल सी बात है। द बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन विल बी ग्रांटेड टू द हाइड्रोजन अमोनियम मैन्युफैक्चरर। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर पार्ट रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी ही है ना, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। चलो बाकी लेक्चर्स हम बाकी कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। और ये जब फरवरी का ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, CR12 वाली जो हमारी सीरीज़ आती है, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर 12 मंथ्स, तो उसको हम फिर स्टार्ट करेंगे। उसमें हम एक एक टॉपिक वाइज करेंगे, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, वो जो होती है वो एक्सटेंसिव सीरीज़ रहेगी, है ना। अभी हमने एक मंथ का कर लिया, फरवरी तक हमने कर लिया, अब हम पूरा रिवीजन करेंगे साल का, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। नया पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है ना। तो रिवीजन हम और एक बार करंट अफेयर्स का सारा कर लेंगे, है ना। चलो बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर आवर CSAT कोर्स, जिसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। जो नहीं कर पाए हैं, जिनको दिक्कत हो रही है और जो फटाफट से CSAT को मास्टर करना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।